हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विकास सिंगल और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और चंडीगढ़ में अपना एक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स की। हमने बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स पर वीडियोस भी चेक किए हैं होम्योपैथी को लेकर के, क्योंकि वाद विवाद बहुत रहा है शुरू से। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल साइंस है जो जब से बनी है तभी से विवादों में घिरी हुई है। बहुत सारे कारण हैं। कुछ जब विवाद ज्यादा हो जाया करते हैं तो मिथ्स बहुत सारे जो माइंड में लोगों के बैठ गया। राइट फ्रॉम 1796, दैट इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, एक तरीके से जब उन्होंने जर्मनी में ये सिस्टम शुरू करने के लिए सोचा तो बड़ा उनको विरोध का सामना तब भी करना पड़ा, और तब से लेकर के आज तक तकरीबन 200 साल से ऊपर हो गए, 220 230 साल हो गए। विरोध का सामना आज भी करना पड़ता है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों 20-22 वर्ष हो गए हैं। आज भी लोग पूछते हैं क्या ये दवाइयां काम करती हैं। दोस्तों, पेशेंट से बड़ा एविडेंस है क्या कोई? अगर एक डॉक्टर खाली प्लेसिबो या खाली मीठी गोलियों पर क्या अपने पेशेंट को ठीक कर सकता है? क्या अपने आप में ही ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है? बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स इस तरह के वीडियोस भी बना रहे हैं और क्लेम भी कर रहे हैं कि होम्योपैथी तो प्रूवन साइंस नहीं है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आज समझने की जरूरत है। समय की जो मांग है, डिमांड ऑफ टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक समय ऐसा आता है जहां पर एक लिमिटेशंस आती हैं कुछ सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। फॉर एग्जांपल, हम ऐसा कभी भी कहीं भी किसी भी लिटरेचर में, चाहे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने कहीं ऐसा क्लेम किया हो कि होम्योपैथी एग्जिस्ट नहीं करती, एलोपैथी एग्जिस्ट करती है? नहीं फ्रेंड्स, होम्योपैथी का अपना एग्जिस्टेंस है, आयुर्वेदा का अपना एग्जिस्टेंस है। आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की, कुछ ऐसे मिथ्स जो सोसाइटी में बड़े पॉपुलर हैं। आज भी तकरीबन 200 सवा 200 साल होम्योपैथी को चलते हुए हो गए हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि पेशेंट्स आर द बेस्ट एविडेंस। क्यों मैं बात कर रहा हूँ नैनो मेडिसिन की, क्यों मैं बात कर रहा हूँ मोलिकुलर लेवल पे होम्योपैथी को टेस्ट करने की? जब मेरे पास पेशेंट की एविडेंस है कि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस था, पेशेंट को बार बार टॉन्सिल्स, जो छोटा बच्चा है, सपोज एक 8 साल का बच्चा है, मेरा अपना पर्सनल केस है, हमारे क्लिनिक में जब आया तो 8 साल के बच्चे को बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा था। उसके टॉन्सिल्स जो थे वो साइज में फुल करके डबल हो रहे थे। एलोपैथिक मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स के अलावा कोई भी इलाज नहीं है। हर बार जब भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स लिखे जा रहे हैं। बाद में उस बच्चे को सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने लगे और उसको साथ में साइनोसाइटिस भी डेवलप हो गए। उसके लिए डॉक्टर ने उसको नेजल ड्रॉप्स दे दिए। तो क्या वो सॉल्यूशन है? अब एक होम्योपैथिक डॉक्टर, वो केस जब हमारे पास आता है तो हमने दवाई दी, धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली एंड स्लोली, धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉन्सिलाइटिस थोड़ा कम हुआ, जो जल्दी जल्दी हो रहा था उसका कंट्रोल बनना शुरू हुआ। नाक में दवा डाले बगैर रात में आराम से सोने लगा। पेशेंट को इस तरह के जो प्रोसेस है उसमें हमें 3 से 6 महीने, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पेशेंट को रिलीफ मिला, वो बच्चा ठीक हुआ। उसके पेरेंट्स ने हमें वीडियो पर रिव्यू दिया, उसके पेरेंट्स ने हमें लिख करके, गूगल का जो बिजनेस पेज आजकल जो सो कॉल्ड चलता है, उस पर गूगल बिजनेस पेज पे उसका रिव्यू भी है। हम उसका कोशिश करेंगे लिंक भी इसमें शेयर करें। तो दोस्तों, क्या ये क्योर नहीं है? किस तरह के एविडेंस की डिमांड कर रहे हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर्स? जो सो कॉल्ड एलोपैथिक जो वर्ड है, वो टर्मिनोलॉजी भी डॉक्टर हैनीमैन ने, जिन्होंने होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही वर्ड को कोइन करने वाले वो अकेले डॉक्टर थे उस जमाने में। मैं बात कर रहा हूँ 1800 सदी की, 1796 की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 2024 में। तो दोस्तों, बात करेंगे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। सबसे पहला मिथ तो यही कि होम्योपैथी जो है वो बहुत पुरानी साइंस है। तो नहीं दोस्तों, ये एलोपैथी से भी नहीं है। आयुर्वेदा सबसे पुरानी मेडिकल साइंस हम मान सकते हैं, बट उससे भी पुरानी बहुत सारी चाइनीज ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि देखने में आती है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि क्या नया है क्या पुराना है। अब दूसरे मिथ की बात करते हैं कि होम्योपैथी स्लो है। तो दोस्तों, जहां टॉन्सिल्स में एंटीबायोटिक्स टोटली हेल्प करने से पेशेंट का जो एक एलोपैथिक डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट ने सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी टेस्ट कराया, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स के लिए चेक करते हैं कि किसके लिए वो रेसिस्टेंट है और कौन सी सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो मालूम पड़ा कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो काम ही नहीं करेगी। तो क्या उस टाइम पे भी डॉक्टर जो है वो हम ऐसा ऑप्शन नहीं ले सकते हैं कि क्यों ना होम्योपैथी को ट्राई किया जाए?
तो दोस्तों ये कोई स्लो सिस्टम नहीं है, जहां एंटीबायोटिक से भी आराम नहीं आना वहां होम्योपैथी काम कर रही है, तो इसे हम स्लो सिस्टम कैसे कहेंगे। दूसरी चीज, जहां पर पेशेंट को फीवर है 104 105 ग्रेड का फीवर आ रहा है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर फीवर का हमें कोई स्पष्ट कारण भी नहीं मिल रहा है, हमें ये भी नहीं मालूम है कि ये डेंगू वायरस की वजह से है, मलेरियल पैरासाइट की वजह से है, या कुछ और अदर रीजन से है, हमने उसे डिक्लेयर कर लिया पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन यानी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। और वहां पर भी सिम्टम समष्टि यानी लक्षणों की समष्टि यानी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को लेकर के जब होम्योपैथिक दवाई दी जा रही है तो पेशेंट इज गेटिंग बेटर। अब इसके बाद कौन सा एविडेंस चाहिए? फिर भी एज अ स्यूडो साइंस होम्योपैथी को कई बार, मेरे ही जीवन काल में मैं कितनी बार इस चीज को देख चुका हूं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से लोग निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्रिटिसिज्म जितना ज्यादा किया जा रहा है होम्योपैथी उतनी ही पॉपुलर हो रही है। तो बात आती है फैक्ट्स की और मिथ्स की। अब तीसरा जो एक और बड़ा मिथ है कि एलोपैथिक दवाई चल रही है तो होम्योपैथी नहीं ले सकते। सपोज एक पेशेंट है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, और र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में पेशेंट इज ऑन स्टीरॉइड्स एंड पेन किलर्स, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स चल रहे हैं, स्टीरॉइड्स भी दे रहे हैं, तो पैरेलल क्या होम्योपैथी दे सकते हैं? डेफिनेटली दी जा सकती है, पैरेलल दी जा सकती है। जैसे जैसे पेशेंट को रिलीफ होगा, स्टीरॉइड्स को टेपर ऑफ करके, पेन किलर्स को टेपर ऑफ करके प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन पे रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जिनमें हमने स्टीरॉइड्स को टेपर ऑफ किया, पेन किलर्स को टेपर ऑफ किया, और पेशेंट जो है आज विदाउट एनी स्टीरॉइड्स एंड पेन किलर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज भी पॉजिटिव है, लेकिन जो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से पेशेंट इज बेटर। तो क्या ये क्योर नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, आज मेरे भी सवाल हैं उन एलोपैथिक डॉक्टर्स से, उन मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स से जो कि सो कॉल्ड होम्योपैथी को लेकर के गाहे बेगाहे या दिन प्रतिदिन इस फिराक में लगे रहते हैं कि कौन सा सिस्टम बेटर है। दोस्तों आप ही डिसाइड करें कौन सा सिस्टम बेटर है। अब बात आती है दूसरी तरह के और मिथ्स की जो सोसाइटी में बड़े प्रेवलेंट हैं, कि डिजीज का डायग्नोसिस नहीं करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, पेशेंट को चेस्ट में स्टेथो लगा के चेक नहीं करते हैं कि उसको ब्रोंकाइटिस है या नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हर डिजीज को पहले डायग्नोस किया जाता है। एक अच्छे काबिल होम्योपैथ के पास आप जब जाएंगे तो वो आपको डायग्नोसिस भी करेगा, उसके हिसाब से आपके सिम्टम्स भी पूछेगा, कुछ और डिटेल्स जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी डिटेल्स पूछी जाती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर दवाई दी जाती है। तो ये भी एक मिथ है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है एक नाम जिसको मैं बड़े आराम से क्लेम कर सकता हूँ, डॉक्टर राम के नाम से एक मुंबई में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने पीडियाट्रिक्स में एमडी करने के बाद होम्योपैथी पढ़ी। किसी कारणवश उन्हें, वो कारण आप डिटेल में गूगल से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक चाइल्ड हॉस्पिटल वो रन कर रहे हैं डॉक्टर राम एंड उनकी पूरी टीम, जहां पूरी तरह से होम्योपैथिक विधा से, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इज अ रिनोन्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो ऐसा नहीं है एमबीबीएस एमडी करने के बाद भी बीएचएमएस किया उन्होंने, उसमें भी आगे महारत हासिल की। उसके बाद बात आती है मिथ्स में। एक और मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ना डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी के लिए मना करते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां किडनी स्टोन है किसी पेशेंट को 20 mm 25 mm और हमें लग रहा है कि लिथोट्रिप्सी करने से उसको जल्दी रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को, तो हम तो एडवाइस करते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस है जहां पर 10 mm का स्टोन है, 8 mm का स्टोन है, किडनी में है, यूरेटर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है, तो उसमें होम्योपैथिक दवाइयां तुरंत फायदा भी करती हैं और स्टोन बड़ी जल्दी भी निकल जाते हैं। इनफैक्ट गोल ब्लैडर के स्टोन्स भी 7 mm 8 mm 10 mm तक का स्टोन भी क्रश होकर के होम्योपैथिक, एडवांस होम्योपैथिक मेडिसिन आज अवेलेबल हैं, जिनका रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड हमारे पास डाटा अवेलेबल है, और पेशेंट इज गेटिंग बेटर। डिफरेंट टाइप्स के और मिथ्स हैं कि जी ये क्रोनिक डिजीज में काम आती है, एक्यूट डिजीज में काम नहीं आती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने, क्रोनिक डिजीज मतलब पुरानी बीमारियों में तो काम है, जो पुराने जटिल रोग हो गए वहां तो होम्योपैथी में हेल्प मिलती है। जो नई तरह की बीमारियां यानी एक्यूट डिजीज, जैसे बुखार हो गया, जुकाम, खांसी, मलेरिया, जॉन्डिस, इस तरह के केसेस में होम्योपैथी काम नहीं करती। नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं कुछ पर्टिकुलर डिजीज में, कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जहां पर किसी भी मेडिसिन से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो वहां हो सकता है होम्योपैथी में भी हेल्प ना मिले। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ एक्यूट केसेस कैन बी हैंडल्ड
वेरी ब्यूटीफुली विद होम्योपैथिक मेडिसिन। उसके बाद बात आती है कि जी डॉक्टर जो है वो टेस्ट नहीं करवाते हैं हमारे ना, प्रॉपर टेस्ट नहीं कराते। दोस्तों मेरे पास एप्लास्टिक एनीमिया के लिए बहुत सारे पेशेंट्स जो है कांटेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, जहां पर एप्लास्टिक एनीमिया में जैसे प्लेटलेट्स कम हो गए पेशेंट की, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का, हमारे 3 तरह के ब्लड सेल्स जैसे रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसमें से प्लेटलेट्स बनने के नहीं बन रहे हैं पेशेंट के। तो हमने शुरू किया ट्रीटमेंट, सपोज 20,000 प्लेटलेट्स बनते थे और ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता था बीच बीच में। अभी वो ट्रांसफ्यूजन का जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ा, ट्रांसफ्यूजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई। तो दोस्तों ऐसे भी रिजल्ट्स हैं जहां पर जो इन्फेक्शन है या जो इस तरह की क्रोनिक डिजीज है, हम वहां पर अगर डायग्नोसिस नहीं करेंगे, ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का मिथ है। तो इस तरह के मिथ्स में भी जो है वो फैक्ट मैं आपको बताया कि होम्योपैथी जो है वो हर तरह के जो टेस्ट हैं, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है वो हर तरह के टेस्ट भी करवाएगा। अगर स्कैन करना पड़ेगा और मालूम करना है कि आपके लंग्स में कितना फाइब्रोसिस हो गया, तो उसके लिए टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, सीटी स्कैन जो है लंग्स का कराना पड़ेगा। तो इस तरह के सीटी चेस्ट है या एमआरआई चेस्ट है, जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वो भी कराना होगा। और आजकल के जो अब क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होम्योपैथी में आ रहे हैं, होम्योपैथी में एक नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके थ्रू सारी चीजों को रेगुलराइज किया जा रहा है, सभी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं। एजुकेशन के लेवल, एजुकेशन में जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन जो है वो दैट इज गेटिंग बेटर डे बाय डे इन इंडिया थ्रू आयुष डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू कर रहे हैं। और मिथ्स की बात करें तो होम्योपैथी को जैसा कि नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये तो, कई लोग ऐसे भी मान लेते हैं कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का ऐसा भी मान लें कि नहीं जी हम तो सभी बीमारियों को ठीक कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जहां प्योरली कोई सर्जिकल कंडीशन है, वहां पर एक सर्जन की हेल्प लिए बगैर हम नहीं सोच सकते हैं कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था पेशेंट को और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। जब उनका अल्ट्रासाउंड हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि अपेंडिसाइटिस बहुत क्रोनिक है और साइज में काफी बड़ा हुआ है और किसी भी टाइम वो बर्स्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक दवाइयां काम नहीं करेंगी दोस्तों। वहां पर हमें एडवांस इमीडिएटली पेशेंट को रेफर करना पड़ा तुरंत कि आप जनरल सर्जन के पास तुरंत जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइमली इसकी सर्जरी कराइए, अदरवाइज अगर अपेंडिक्स अंदर बर्स्ट हो गया एब्डोमेन में तो पेशेंट की जान पर बन सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो बड़े कॉमन हैं। और भी कुछ मिथ्स जो है हम बात कर सकते हैं कि होम्योपैथी से तो जी बीमारी पहले बढ़ जाती है, या होम्योपैथी तो जी स्किन की कंडीशन हो, मान लीजिए सोरियासिस को आप ट्रीट कर रहे हैं तो बीमारी बढ़ जाएगी और बाहर निकल आएगी सारी बीमारी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा हर केस में नहीं होता है। जहां सप्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, जहां किसी पेशेंट ने सोरियासिस का केस हो, चाहे एक्जिमा का केस हो या और किसी स्किन डिजीज का, जहां पर बहुत तरह की जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स लगा करके सप्रेशन कर दिया गया है, उस तरह की केसेस में थोड़ी बहुत एग्रावेशन हो जाती है। बट वो डिपेंड करेगा डॉक्टर की जो दी गई मेडिसिन है उसमें किस तरह की पोटेंसीज यूज की जाती है। तो होम्योपैथी अपने आप में एक प्रूवन मेडिकल साइंस है। आज उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स अब बने हैं, तो हमें भी थोड़ा बताना पड़ रहा है, हमें भी थोड़ा लोगों को कहना पड़ रहा है। बट दोस्तों फाइनल अथॉरिटी पेशेंट्स हैं, और पेशेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो आज करोड़ों लोग होम्योपैथी को अपना रहे हैं जो क्वालिफाइड है। एक ऐसा भी रिसर्च हुआ कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, वो होम्योपैथी को कम यूज करते हैं, जो एजुकेटेड नहीं है या कम एजुकेटेड है वो होम्योपैथी को ज्यादा यूज करते हैं। ऐसा भी एक यूरोप के अंदर एक स्टडी हुई, लेकिन उसी स्टडी में कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आई कि कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर क्वालिफाइड है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारी लेडीज हैं, उन्होंने सर्वे किया उसमें कि 1000 से ज्यादा लेडीज को पूछा गया, तो पता लगा कि वो लेडीज क्वालिफाइड हैं और ऑलरेडी नर्सिंग में हैं या कोई अकाउंटेंसी या किसी डिफरेंट टीचिंग के प्रोफेशन में है। इवन देन दे आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स। इवन यानी दिन में किसी भी तरह की आपको डे टू डे जैसे प्रॉब्लम्स रहती है, कफ, कोल्ड, फीवर, उसके लिए बड़ी कॉमन सी कुछ मेडिसिन हैं वो, जैसे होम्योपैथी में आर्निका, बेलाडोना, नेक्सोमिका, आर्सेनिक एल्बम, दीज आर वेरी कॉमन मेडिसिन एंड ओवर द ट्रेड काउंटर ये अवेलेबल भी होती हैं। तो मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे। तो मेरी आपसे एक सलाह, एक विनती जरूर है कि आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी दवाई लें तो हमेशा डॉक्टर का इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करके ही ली जाए। अदरवाइज
कोई नुकसान हो सकता है, कोई उसका बैड इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की मिथ्स एंड फैक्ट्स की अबाउट होम्योपैथी। इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारा जो चैनल है, हम जिस चैनल के थ्रू हम लोग ये वीडियो आपको पब्लिश कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब करें। कोशिश करें कि हमारे जो बेल आइकन होता है उसको आप दबाएं, ताकि हमारे वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।